गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हमारा विषय हिंदी व्याकरण। आपकी किताब है आओ व्याकरण सीखें। ठीक है, आज इसका अध्ययन हम शुरू करेंगे। आओ व्याकरण सीखें, विषय क्या है? हिंदी व्याकरण। ठीक है, पिछली कक्षाओं में अप्रैल और मई में हुई कक्षाओं में मैंने आपको हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जिनमें से आपने संज्ञा, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है, कहानी लेखन, निबंध लेखन आदि विषय पढ़े थे। ये जो विषय मैंने आपको पढ़ाए थे, ये आपको पूरे साल काम आने वाले विषय हैं। मतलब आप इनको टर्म्स में, जैसे PT1 में भी आएंगे, PT2 के कुछ हिस्से आएंगे। आपके पास पहले से सब कुछ है तो आप आसानी से उसे हल कर लेंगे। कितना भाग आएगा ये मैं आपको उसको आगे की कक्षाओं में बताते रहूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं। आज हम इस किताब का पहला चैप्टर, देखिए हमारा पहला चैप्टर क्या है, विषय सूची पर देखें तो भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण पाठ 1 क्या है? भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। मैंने ब्लैक बोर्ड में पाठ का नाम और पाठ की संख्या दोनों डाली हुई है। पाठ संख्या 1 है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। ये हमारा आज की कक्षा का विषय है, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 5, पृष्ठ संख्या 5 खोलेंगे। देखिए ये है हमारा पृष्ठ संख्या 5। चैप्टर में भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, भाषा, लैंग्वेज। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण। इस प्रकार हम सरल ढंग से यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। तो आपको बताया भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? इस तरह से प्रश्न आ सकता है। एक पाठ की दी हुई हर पंक्ति को बहुत ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो आ जाते हैं उन्हें आप सरलता से हल करने पड़ेंगे। ठीक है, कर पाएंगे। तो पर जो आपका जो पहला आपको इस ग्रीन हाईलाइट में आपको देखिए मैंने जो बताया उसके हिसाब से क्या हुआ, वह माध्यम जिससे हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों, भावों या बातों को हम समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, वही भाषा है। ठीक है, तो इसे हम निम्नलिखित संगोष्ठी के माध्यम से वही प्रकार समझ सकते हैं। चित्र दिया हुआ है, देखिए इसमें उपरोक्त चित्र में आयोजित संगोष्ठी में वक्ता और श्रोता दोनों समुपस्थित हैं। उनमें परिसंवाद हो रहा है। मतलब एक संगोष्ठी हो रही है, एक सभा हो रही है, वहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों उपस्थित हैं समान रूप से, और उनमें आपस में संवाद हो रहा है। ठीक है, बातचीत हो रही है, परिसंवाद हो रहा है, मतलब आपस में बातचीत हो रही है। उसी बातचीत का एक छोटा सा अंश यहाँ पर दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। एक श्रोता, महोदय सूचना का अधिकार क्या है? प्रश्न कर रहा है। एक श्रोता प्रश्न कर रहा है, महोदय सूचना का अधिकार क्या है? एक वक्ता, जो बोलने वाला है, श्रोता किसे कहते हैं, वक्ता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए। श्रोता जो सुनने के लिए बैठा है, वक्ता जो बोलेगा, जो बोल रहा है। जैसे अभी इस वीडियो में मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। श्रोता जो सुनता है, वक्ता जो बोलता है। तो यहाँ श्रोता ने एक प्रश्न किया, जो सुन रहा था उसने एक प्रश्न किया। क्योंकि एक संगोष्ठी हो रही है, सभा हो रही है, चर्चा हो रही है किसी विषय पर, तो वक्ताओं से प्रश्न किए जा रहे हैं। तो पहले श्रोता ने प्रश्न किया, पहले श्रोता ने प्रश्न किया कि महोदय सूचना का अधिकार क्या है। फिर एक वक्ता, यानी कि 3 वक्ता जो कि स्टेज पर, मंच पर बैठे हैं, उनमें से एक ने उत्तर दिया, सूचना का अधिकार
अधिकार 2005 के नियमानुसार हम किसी भी संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं चाहे गए बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद राशि का खर्च ही पर्याप्त है। एक श्रोता ने प्रश्न किया सूचना का अधिकार क्या है, एक वक्ता ने उसको उत्तर दिया कि सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार हम विभाग के एक अधिकारी द्वारा अपनी मनचाही सूचना 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर में प्राप्त कर सकते हैं। एक सूचना उनको उपलब्ध कराई। जो उन्होंने प्रश्न किया था उस प्रश्न का उत्तर उस श्रोता को वक्ता ने उपलब्ध कराया। दूसरा श्रोता फिर एक प्रश्न करता है, महोदय लोकसभा में पारित लोकपाल बिल के विषय में पर्याप्त जानकारी देने का कष्ट करें। अब उसने एक दूसरे श्रोता ने दूसरा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि लोकसभा में पारित लोकपाल बिल के विषय में पर्याप्त जानकारी देने का कष्ट करें। उसने जानकारी मांगी तो दूसरा वक्ता, देखिए जो उसने लिखा हुआ है बुक में, दूसरा वक्ता उसने उत्तर दिया उसकी बात का कि लोकपाल बिल में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है, सभी लोक सेवकों को इस दायरे में लाने की बात की गई है। ठीक है। तभी तीसरे वक्ता ने संकेत से एक कर्मचारी को अपनी ओर बुलाया। वह कर्मचारी वक्ता के पास पहुंच गया। इसी बीच में एक तीसरे जो वक्ता ने एक कर्मचारी को इशारे से संकेत से अपनी तरफ बुलाया और वो कर्मचारी उस वक्ता के पास पहुंच गया। ये एक आपको एक दृश्य बना के दिखाया गया है। इस दृश्य के माध्यम से हम भाषा को समझेंगे। ये एक दृश्य बनाया गया, पहले आपको यहाँ इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद लिखित रूप से उस दृश्य में क्या बातचीत हो रही है, आपस में क्या संप्रेषण बातों का आदान प्रदान हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई। अब हम इस दृश्य के माध्यम से समझेंगे कि भाषा क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस दृश्य से संबंधित प्रश्नोत्तर आपके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अक्सर आ जाता है कि दृश्य से संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई विषय नहीं है, ये समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है आपको। क्या समझाने के लिए? भाषा को समझाने के लिए, भाषा के रूप समझाने के लिए। ठीक है, तो इस दृश्य को देखकर देखो, फिर अगला जो पेज है, पेज नंबर 6 पर सबसे ऊपर लिखा है विश्लेषण। पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर लिखा है विश्लेषण। किस बात का विश्लेषण है? इस दृश्य को देखने के बाद हम इस दृश्य का विश्लेषण करेंगे तो क्या है, इस प्रकार ये ज्ञात हुआ कि हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है वही माध्यम भाषा है। इस दृश्य को देखने के लिए देखा हमने, पढ़ा, पढ़ के समझा, तो क्या विश्लेषण किया इस बात का कि किस बात, भाषा को किसे कहते हैं, इस बात का विश्लेषण हमने किस प्रकार किया कि हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने और सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है उसे हम, वही माध्यम भाषा है, उसे हम भाषा कहते हैं। हम अपने विचार बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये भी फैक्ट है कि एक तथ्य है कि हम अपने विचार एक माध्यम से दूसरों तक नहीं पहुंचाते, कई माध्यमों का, क्योंकि उस माध्यम को भाषा कहते हैं। लेकिन वो माध्यम के प्रकार कई हैं। हो सकता है हम अपनी बात आप तक बोलकर पहुंचाएं, हो सकता है अपनी बात हम आप तक अपनी बात लिखकर पहुंचाएं, पत्र द्वारा या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पहुंचाएं, या केवल संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा अपनी बात हम आपको समझाएं। कई प्रकार हो सकते हैं माध्यम के। तो इस प्रकार से अगर देखें तो मौखिक भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचार सुनकर समझा जाता है। माध्यम के प्रकारों के आधार पर भाषा 3 प्रकार की हो गई। पहला मौखिक भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है। ठीक है, जैसे सेल्स एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहा है। चित्र दिया है, एक सेल्स एजेंट है, मतलब सामान बेचने वाला व्यक्ति है और वो अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहा है, उदाहरण दिया है। अगला पॉइंट है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे सुकन्या माँ को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है, चित्र दिया है। जैसे सुकन्या माँ को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सांकेतिक भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है, इसका प्रयोग दायरा सीमित होता है, ये कहने से तात्पर्य है ये कुछ सीमित लोगों द्वारा ही प्रयोग की जाती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, हर भाषा के प्रयोग करने के कुछ दायरे हैं। जैसे सबसे पहली भाषा है मौखिक भाषा, ये सबसे व्यापक भाषा है। मौखिक भाषा सबसे व्यापक भाषा है क्योंकि इसे बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग प्रयोग में लाते हैं, दूसरे नंबर पे आती है लिखित भाषा। इसे प्रयोग करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इसे प्रयोग कर सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्योंकि लिखकर या पढ़कर प्रयोग की जाती है, तो लिखने और पढ़ने के लिए दोनों के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान के बारे में जानना जरूरी है, तो इसकी एक अनुबंध परीक्षा तो हो गई कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है, और सांकेतिक भाषा इशारों द्वारा, संकेतों द्वारा बोली समझी जाती है। ठीक है, लेकिन इसका दायरा भी इन्होंने कहा, किताब में लिखा है इसका दायरा सीमित है। अब इसका दायरा क्यों सीमित है? इसका दायरा सीमित होने का कारण है कुछ विशेष लोगों द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है, सभी इसका प्रयोग जल्दी नहीं करते, इसलिए इसका दायरा सीमित है। ठीक है, हो सकता है अनपढ़ व्यक्ति भी करे, लेकिन हर सामान्य परिस्थिति में नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ विशेष कार्य ऐसे होते हैं जो लोग जब इनका प्रयोग किया जाता है सांकेतिक भाषा का, तो इसलिए इसका दायरा सीमित है। ठीक है, भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार होते हैं जो ऊपर के चित्रों से स्पष्ट है। चित्र द्वारा हमने समझ तो लिया कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अब परिभाषा क्या लिखेंगे? सबसे पहले भाषा, अभी तक हमने भाषा की परिभाषा नहीं आपको बताई, आपको भाषा के बारे में समझाया, भाषा किसे कहते हैं, किस रूप में होती है, क्या उसका कार्य है। अब हम परिभाषा पे आए हैं। पृष्ठ संख्या 7 में सबसे ऊपर भाषा की परिभाषा दी गई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। तो ये हो गई परिभाषा। अगर आपके पेपर में एग्जाम में आता है कि भाषा की परिभाषा लिखो, तो आप इसे लिखेंगे। ठीक है, आप पीछे की किसी हेडलाइन को, पीछे की किसी हेडिंग को उठाकर नहीं लिखेंगे, भाषा की परिभाषा के रूप में आप इसको लिखेंगे। फिर भाषा के विशिष्ट रूप, भाषा के कुछ विशिष्ट रूप है। पहले तो भाषा के प्रकार, किन किन रूप से व्यक्त करने के माध्यम से, तो हमें बताया था 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है भाषा के विशिष्ट रूप। भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो निम्नलिखित हैं। अब ये विशिष्ट रूप है, पहले तो समझना ये जरूरी है। ये विशिष्ट रूप उसके पाए जाने की परिस्थितियों के कारण है, कहाँ कहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, व्यक्त करने के आधार पर नहीं है, ये उसके पाए जाने के आधार पर है कि कैसी होती है। सबसे पहले आते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। नाम से ही स्पष्ट है, मातृभाषा। मातृ मतलब माँ, भाषा मतलब विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। तो वो भाषा जो माँ के द्वारा बच्चों को सिखाई जाती है, परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार उर्दू भाषा भाषी परिवार के बच्चे उर्दू सीख जाते हैं। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने आसपास सबसे पहले अपनी माँ से भेंट करता है, अपनी माँ से उसका परिचय होता है, और उसके बाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों से धीमे धीमे करके परिचित होता है, उनकी भाषा को सुनता है, और जो भाषा को सुनता है उसी भाषा में अपने विचार और अपने भाव को व्यक्त करने लगता है। अगर वो हिंदी भाषी परिवार में है तो वो हिंदी बोलने लगता है। अगर वो कहीं विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, उसके माँ बाप माता पिता अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते तो वो बच्चा जन्म से ही अंग्रेजी बोलने लगता है ना। अगर वो उर्दू भाषी परिवार से है, घर में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है, तो वो बच्चा जन्म से ही उर्दू भाषा का ज्ञान हासिल करने लगता है।
वो ज्ञान बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है सामान्य व्यवहार के कारण, अपने आसपास हो रहे सामान्य व्यवहार के कारण। तो क्या होता है, तो मातृभाषा जो जन्म से बच्चे को बिना किसी प्रयास के प्राप्त होती है, माँ द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा, आसपास के माहौल द्वारा, उसके लिए उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे उसको सीखना नहीं पड़ता, वो अपने व्यवहार के द्वारा, बोलचाल द्वारा अकस्मात ही उस भाषा को सीख लेता है। अब आती है बोली। अब ये बोली क्या है, हमने मातृभाषा समझ ली, बोली क्या है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जा सकता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़, बघेली आदि हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा उसे बोली कहते हैं। जैसे आप आगरा में हैं और आगरा के बाद आप मथुरा में पहुंच जाएं तो आपको भाषा में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। या आगरा से आप दिल्ली चले जाएं, आगरा से आप कानपुर चले जाएं, या आगरा से आप उत्तराखंड चले जाएं, हर क्षेत्र में भाषा में एक परिवर्तन आता है। क्षेत्र के हिसाब से भाषा में एक परिवर्तन होता है, तो उस विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। बोली, ठीक है। राजभाषा, ये राजभाषा क्या है, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यही कारण है कि इस दिन को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार का कि हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है या क्यों मनाया जाता है। एक प्रांत विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का स्थान है। उर्दू को मिला देने से इसका दूसरा स्थान हो जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालय के कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा। सबसे पहले राजभाषा किसे कहते हैं ये समझते हैं। कार्यालय प्रयोग में आने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। आप किसी कार्यालय में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग होता है वो राजभाषा कहलाती है। हर देश की अलग अलग राजभाषा होती है। तो हमारे हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये जरूर आया होगा कि ऑफिसेस में हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है, ठीक है। उस परिस्थिति में आपके मन में प्रश्न आएगा कि अंग्रेजी का प्रयोग भी कर रहे हैं तो राजभाषा हमारी हिंदी कैसे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसी कारण हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आधिकारिक रूप से अगर आपसे कोई कहे कि प्रश्न इस तरह का आ जाए कि अंग्रेजी कार्यालयों में प्रयोग होती है, सरकारी कार्यालयों में भी प्रयोग होती है, तो क्या अंग्रेजी हमारी राजभाषा है? आप कहेंगे नहीं, हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। राष्ट्रभाषा, अभी राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम इसे दोहराते हैं। इसके समुन्नयन का पावन संकल्प लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा के बाद राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र द्वारा मान्य होती है, पूरे राष्ट्र द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, अधिकांश राष्ट्र द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो आधिकारिक रूप से हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है।
हिंदी ही हमारी राजभाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही भारतवर्ष की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। अन्य भारतीय भाषाएं, अब अन्य भारतीय भाषाएं भी बहुत सारी हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष के अन्य राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष में अन्य अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमें पता है, हमें जानकारी है इसकी, लेकिन भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया आदि। हर प्रांत की एक अलग भाषा है और जो ये प्रांतीय भाषाएं हैं अलग अलग, ये अन्य भाषाएं में बोली जाती हैं। ये वहाँ पर क्षेत्रवार इस्तेमाल होती है। क्षेत्र मतलब एक मैंने बोला बोली, छोटे से क्षेत्र में प्रयोग होती है बोली। पूरे प्रांत में एक विशेष भाषा का बाहुल्य है तो अन्य भाषाओं में आ जाती है, ठीक है। विश्व की प्रमुख भाषाएं, अब अगर भारत से बाहर निकलते हैं, हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं तो हमें और अनेक भाषाओं का परिचय होता है, ठीक है। अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, चीन चले जाएं, सभी जगह हमें अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। तो ये विश्व की भाषाएं हैं। तो विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, अनेक भाषाएं हैं, ठीक है। ये हमारी विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके बाद का पॉइंट है लिपि। लिपि क्या है? मानव को भाषा के विकास करने के क्रम में कुछ ध्वनियों का निश्चित रूप से आवश्यकता हुई। जब भाषा का विकास हुआ, मानव के द्वारा जब भाषा का विकास हुआ, तो विकास के क्रम में कुछ ध्वनियों की आवश्यकता हुई। ध्वनियों को निश्चित रूप देने के लिए, ठीक है, इन ध्वनियों को चिन्हों का रूप दिया गया। हर भाषा को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाए। जैसे अशोककालीन लिपि, मुगलकालीन लिपि, काल के अनुसार उस काल में इस लिपि का प्रयोग हुआ तो उस काल के हिसाब से उस लिपि का नाम पड़ गया। तो हम अगर लिपि की परिभाषा को जानने के हिसाब से प्रश्न किया जाए, लिपि की परिभाषा क्या है, तो लिखने का ढंग, अगर आप लिखते हैं लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त किए गए ध्वनि चिन्हों या चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे भाई लिपि क्या है। कुछ भाषाओं की प्रमुख लिपियां निम्नलिखित हैं। कुछ भाषाओं की प्रमुख लिपियां, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे अगर हम हिंदी को दें तो हिंदी को किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी। देवनागरी लिपि में और भी कई भाषाएं लिखी गई हैं, जैसे मराठी, गुजराती, संस्कृत, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। यानी कि एक लिपि में कई भाषाएं लिखी गई हैं, ठीक है। एक यहाँ पर सूची दी गई है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, बंगाली बांग्ला लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है और फ्रांसीसी फ्रेंच या रोमन लिपि में लिखी गई है, ठीक है। तो ये सूची का ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछिए, आपको इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि गुजराती किस लिपि में लिखी गई है या फ्रांसीसी किस लिपि में लिखी गई है। तो आपको इस सूची का ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान से इसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मुख्य रूप से पढ़ें तो आज के चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? व्यक्त करने
अपनी बात, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, या किसी की बात को समझने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, वो भाषा है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला, मौखिक भाषा, ठीक है, जो कि बहुत व्यापक है, अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा, लिखकर प्रयोग की जाती है, लिखकर या पढ़कर, और इसके लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तीसरा, सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा अपनी बात को व्यक्त करना या संकेतों के द्वारा किसी की बात या भावों को, विचारों को समझना सांकेतिक भाषा है। इसका रूप इसका दायरा बहुत सीमित होता है, क्योंकि कुछ विशेष व्यक्तियों या लोगों द्वारा ही ये प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण देखिए दिया है, बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है कि छक्का लगाया उसने, 6 मारा, है ना, तो इशारा करता है, लिख के तो नहीं बताता कि 6, या फिर बोल के नहीं बताता, इशारा करता है ना। तो ये सांकेतिक भाषा कुछ विशेष लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका दायरा बहुत सीमित है ना। भाषा के विशिष्ट रूप है, कौन कौन से थे? मातृभाषा, अपने माँ और परिवार के द्वारा जो बच्चे को प्राप्त होती है। बोली, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली में जो परिवर्तन आता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली भाषा बोली है। राजभाषा, राजकीय कार्य और कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या क्या है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा, पूरे राष्ट्र में अधिकांशतः जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राष्ट्रभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान की दोनों हिंदी है। ठीक है, ये मुख्य बिंदु थे हमारे आज के पाठ के। अन्य भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? अलग अलग प्रांतों में बोले जाने वाली पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये क्या है? अन्य भारतीय भाषाएं हैं। अन्य विदेशी भाषाएं या विश्व की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है, रूसी, तो ये हमारी होगी विश्व की भाषाएं। इसका हमने ज्ञान करा। लिपि, भाषा को के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। इसको आप परिभाषा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। लिखने का ढंग लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं वो उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां एक सूची द्वारा दी गई है, पेज नंबर 8 पर। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो विषय आता है वो आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? आज का हमारा विषय ही था हिंदी व्याकरण, और हमारे पहले पाठ में जो टाइटल आया है, शीर्षक आया है व्याकरण। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। भाषा को संयत करता है, मतलब नियमित करता है, सही करता है। जैसे 2 छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो रत्नेश ने कहा, सुरेश मेरी बहन रात को खूब रोता है। क्या बोला? मेरी बहन रात को, ये पेज पे दिया है, आप ध्यान से पढ़ें, खूब रोता है। सुरेश कहता है, तुम गलत बोल रहे हो रत्नेश, तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी बहन रात को खूब रोती है। बहन स्त्रीलिंग है और तुम क्रिया पुल्लिंग की प्रयोग में ला रहे हो, यह व्यापक दृष्टि से गलत है। रत्नेश कहता है, तुम्हारा कथन सत्य है सुरेश, अब मैं गलती नहीं करूँगा। एक छोटा सा वार्तालाप दिया है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि मेरी बहन रात को बहुत रोता है। दूसरे बच्चे ने उसको प्रति उत्तर दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, जो बहन है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, आप स्त्रीलिंग शब्द के संग गलत क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो उसने कहा, हाँ तुम्हारा कथन सही है। अब अगर हम आपसे प्रश्न करें कि ये कैसे पता लगा आपको कि वो गलत बोल रहा था, या उस छात्र को जो सुरेश है उसे कैसे पता लगा कि उसने गलत
बोला है। ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे समझ में आ गया कि ये गलत बोल रहा है। जो चीज़ थी उसी का नाम व्याकरण है। ठीक है, वही ज्ञान जो हमें भाषा की गलतियों को सुधारने का ज्ञान देता है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। उदाहरण के रूप में मैं ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिखूंगी। इस वाक्य को देखते ही कोई तुरंत आप कहेंगे मैम आपने गलत लिखा है। मेरी बहन खाना खा रहा है। वाक्य को देखते ही बच्चे कह देंगे मैम आपने ब्लैक बोर्ड पर गलत लिखा है। तो ये गलत का ज्ञान जिस माध्यम से हमें आया वो माध्यम व्याकरण है। क्यों? आपको हमने कक्षा में लिंग, वचन, संज्ञा करवाए, है ना? तो ये लिंग वचन जो हमने आपको करवाए, किस लिंग के संग लिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस लिंग के संग कौन सी क्रिया लगती है, इसका मैंने आपको ज्ञान कराया अप्रैल और मई की कक्षा में। आपको वो ज्ञान है और वो ज्ञान है इसलिए आप कह रहे हैं कि गलत लिखा है। आपने उसी ज्ञान के आधार पर ये बात बोली कि मैम ये गलत लिखा है। मेरी बहन खाना खा रहा है गलत है। आपको लिखना चाहिए था मेरी बहन खाना खा रही है, अब ये सही है। हमें स्त्रीलिंग, मेरी बहन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के संग जो क्रिया प्रयोग होगी वो रहा है नहीं होगी, रही है होगी। ये ज्ञान किससे मिला? ज्ञान हमें व्याकरण से मिला। तो ये इसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। जिस ज्ञान के द्वारा हमें पता लगता है कि हमारी भाषा में अशुद्धि है, या जिस ज्ञान के द्वारा हम अपनी भाषा की अशुद्धि को दूर करते हैं, अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं, वही व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण के अंग, व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। फोनोलॉजी क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब आपने छोटी कक्षाओं में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते सुना होगा, आ, ई, या, का, खा, ग, घ, वर्णमाला पढ़ते देखे। वर्णमाला वो हमारे व्याकरण का पहला प्रभाग है, ठीक है, पहला हिस्सा है। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो हम शब्द बनाना शुरू करते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि दो अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बनाओ, 3 अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बनाओ। तो जब हम शब्द के बारे में सही जानकारी हासिल करते हैं कि शब्द सही है या गलत, तो वो शब्द विचार के अंतर्गत हम करते हैं। वाक्य विचार, कई सार्थक शब्दों को मिलाकर के एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। ठीक है, शब्दों के सही संयोजन के साथ एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। और वाक्य की संरचना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो आता है किसके अंदर? वाक्य विचार के अंदर, सिंटैक्स। ठीक है, नोट, इसका अध्ययन हम क्रमशः अगले अध्यायों में करेंगे। जो आने वाले पाठ है हमारे व्याकरण में, आने वाले पाठों में हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के विषय में जानेंगे। सार संक्षेप देख लेते हैं। सार संक्षेप का मतलब होता है निचोड़। इस पूरे पाठ का निचोड़, इस पूरे पाठ में जितनी भी जानकारी हमने पाई, सीखी, समझी, उसको एक जगह एकत्रित कर दिया गया पॉइंट्स में, कुछ छोटे पॉइंट्स में। तो वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं कथनों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को परिष्कृत, शुद्ध बनाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। और हिंदी हमारी राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। ये हमारे इस पाठ का सार है। आगे समेटिव असेसमेंट दिए हैं, समग्र आकलन दिया है, जिसके बारे में हम कल
नक्शा की चर्चा करेंगे और उसे हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।